वेलकम बैक भाइयों और बहनों। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फैक्ट। तो लेट्स डाइव राइट इन। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या चीज है ये देख लो पहले तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges separated by a small distance। ये इनफैक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है ये स्मॉल डिस्टेंस। दिस वुड इनफैक्ट प्ले अ मेजर रोल कि स्मॉल डिस्टेंस है उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे चीजों में बदलाव लाएंगे। जो रेगुलर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है क्या? तो बेसिकली इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बनाते हैं भाई। एक जो है यहां पे अगर माइनस क्यू है तो दूसरा यहां पे प्लस क्यू होगा। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये एक डाइपोल कहलाता है। और इसकी एनालिसिस हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। तो सवाल उठता है क्यों करेंगे? तो बात यह है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है दिस इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन नेचर। जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो केमिस्ट्री में पढ़ा था और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका भी अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, सेम है एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल डिफरेंस कि डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट ऐसे डिनोट होता है। और अगर ऐसे डिनोट होता है तो आप जो है ये एक इंट्यूटिवली समझ सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट करता है उनका केमिस्ट्री वालों का डाइपोल। पर अपन लोग जो डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे वो डाइपोल मोमेंट हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव डिफाइन करेंगे, ऐसे कुछ। ये अपना पी वेक्टर होगा। फिजिक्स में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में पी वेक्टर आएगा। अब पी वेक्टर क्या है? तो पी वेक्टर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसे एक वेक्टर बनाना बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है डाइपोल। तो क्या करेंगे, ये जो पी वेक्टर है ये अगर ये डिस्टेंस d है तुम्हारा, तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एटलीस्ट वो हो जाएगा क्यू डी। अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है। और अगर कुछ ऐसा दे रखा है कि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसके सेंटर से ही सारी चीजें एनालाइज करते हैं डाइपोल के। तो सेंटर से ये डिस्टेंस एल लेंगे और ये डिस्टेंस भी एल लेंगे। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये एल वेक्टर होगा, ये माइनस एल वेक्टर होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो है ये हो जाएगा 2l वेक्टर। सही है, माइनस से प्लस जाना है। तो p वेक्टर ऐसे केस में हम लोग डिफाइन करेंगे 2ql वेक्टर। तो अब यहां पे जब 2 लगता है तो कई बच्चों को लगता है चार्ज इंटू डिस्टेंस का डबल होता है। नहीं, इट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इस वाले केस में 2l वेक्टर है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक कॉमन सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में। तो p वेक्टर इज 2ql वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव q। मूविंग ऑन, आगे टर्मिनोलॉजी देख लो। टर्मिनोलॉजी में यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि दो पोजीशंस पे हम लोग स्टडी करते हैं डाइपोल को। एक पोजीशन होती है यहां पे ऐसे, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से जो एक्सेस पास कर रहा है, एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों चार्जेस से पास कर रही है। ऐसी एक ही लाइन हो सकती है,
दो पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होती है। तो वो जो एक्सिस होती है विच इज ऑल्सो नोन एज द म्यूचुअल एक्सिस पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन, ये तीनों नाम इसके लिए यूज होते हैं, कोएक्सियल, म्यूचुअल एक्सिस या फिर एंड ऑन। और ये जो पोजीशन है यहां कहीं पे इस लाइन पे, line which is perpendicular to the mutual axis and passes through the center of the dipole. This is known as the perpendicular axis position या फिर equatorial position या फिर ब्रॉड ऑन पोजिशन या फिर नॉर्मल पोजिशन। नॉर्मल माने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इक्वेटोरियल भी यही होता है जो कि बीच से पास करे परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, जैसे इक्वेटर ऑफ द अर्थ है, आपको पता है इट इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेट अगर अर्थ ऐसे कर रही है तो एक्सिस ये हो गया अर्थ का, इसके अबाउट रोटेट कर रही है और इसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, वो इक्वेटर हो जाता है। तो ये सारी जो है आपके नाम हैं किसके, इस पोजीशन के, इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन, कभी कभी परपेंडिकुलर एक्सिस पोजीशन भी बोल देते हैं। ऐसे ही इसमें ये दोनों जो है ज्यादा कॉमन नाम है, कोएक्सियल या एंड ऑन पोजीशन। कई बार डायरेक्टली एक्सियल भी बोल देते हैं। तो एक्सियल भी अगर बोला है तो एक जो एक्सिस है डाइपोल का वो क्या है, वो यही है, ये लाइन है। तो ये चीज याद रखो। अच्छा, क्यों? स्पेशली बिकॉज बच्चे ये याद कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह कैसे निकालना है, यहाँ पे कैसे निकालना है, पर नाम भूल जाते हैं। और फिर जब जो है एग्जाम में आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब उन्हें ये निकालना आता है यहाँ पे कैसे निकालना है, ये निकालना आता है यहाँ कैसे निकालना है। अब ये नहीं पता इसमें से इक्वेटोरियल कौन सा कहलाता है, ठीक है? तो वो देख लेना अपना, ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा कोई चीज बाकी अगर ना ही ये पोजीशन है ना ही ये पोजीशन है, अच्छा ये जो पोजीशन है दिस विल बी डिनोटेड बाय द कार्टेशियन सिस्टम। यहां से मैं इसे x ले लूंगा, तो x जब भी मैं लिखूंगा तो उसका मतलब ही होगा कि एंड ऑन पोजीशन पे है। और यहां से मैं इसे y ले लूंगा, y जब भी मैं लिखूंगा तो मतलब कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पे है। और अगर इसके अलावा कोई पोजीशन हुई तो मैं उसे डिनोट करूंगा ऐसे कुछ, ये r ले लूंगा और ये थीटा ले लूंगा। r अगर मैंने r लिखा है, कई बुक्स में इसके लिए भी r, इसके लिए भी r, इसके लिए भी r लिखते हैं, पर अगर मैं जब भी r लिखूंगा तो उसका मतलब होगा कि वो जनरल पोजीशन पे है। दिस इज अ जनरल पोजीशन। तो जनरल पोजीशन विल बी डिनोटेड बाय r कॉमा थीटा, द पोलर फॉर्म, एंड द एंड ऑन पोजीशन एंड द ब्रॉड ऑन पोजीशन वुड बी डिनोटेड बाय x एंड y रेस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? अच्छा, यूनिट की बात कर लें क्या? यूनिट जो है आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका, हम लोग SI यूनिट ही यूज करेंगे। तो SI यूनिट इसका हो जाएगा कूलम मीटर, ये आपका SI यूनिट हो जाएगा। बस दैट इज इट, नोट डाउन कर लो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं डाइपोल का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कहां देखेंगे? पहले एंड ऑन पोजीशन ज्यादा आसान है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन पर, एंड ऑन पोजीशन पर क्या होगा, कौन सा होता है एंड ऑन पोजीशन, ये याद करो। एंड ऑन पोजीशन के और क्या नाम होते हैं? कोएक्सियल या एक्सियल या म्यूचुअल एक्सिस पोजीशन। अब यहां पे एक माइनस क्यू है, ये तुम्हारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां पे एक प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू हो गया। और इन दोनों के सेंटर से, याद रखना सेंटर से, यहां पे कहीं कोई पोजीशन है x डिस्टेंस पर, यहां पर, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। The most common mistake I've seen while checking copies is that बच्चा जो है ये x यहां से ले लेता है प्लस क्यू से, और फिर ये माइनस क्यू से x प्लस एल कोई बच्चा लिखता है, x प्लस 2l लिखता है। तो ये सब गलती ना करना। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन
क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशंस। एंडोन ब्रॉडॉन में से एक जो है पूछ ही लिया जाएगा, डेफिनेट है एग्जाम में। अभी एटलीस्ट फर्स्ट टर्मिनल्स या यूनिट टेस्ट, फर्स्ट कंपैरेटिव्स, जो भी तुम्हारे स्कूल में कहलाता है। अच्छा, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको मैं बोल दे रहा हूं चार्ज सपोज Q1 और इसको मैं बोल दे रहा हूं Q2। तो हालांकि इनका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ये मैंने डिनोट किया ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बोल पाऊं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये याद है सबको, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होती है, रेडियली इनवर्ड्स। तो जो E1 होगा वो इधर होगा और जो E2 होगा वो इधर होगा। और देखिए मैंने E2 विजिबली बड़ा बनाया है E1 से, क्योंकि आपका क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली जिसका डिस्टेंस कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अच्छा, फिर से बगैर डायरेक्शन बनाए आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पाप है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आप चार्ज विदाउट साइन डालोगे, क्योंकि स्केलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर फॉर्मूला है। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो E1 निकालते हैं। E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा K Q, माइनस Q नहीं डालेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अपॉन X, ये X हो गया, प्लस L का होल स्क्वायर्ड। डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स, बगैर डायरेक्शन के नहीं छोड़ेंगे। E2 हो जाएगा तुम्हारा ये इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन राइटवर्ड्स। ठीक है भाई। अब यहां पे ई नेट निकालते हैं। इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑब्वियसली दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, तो E2 माइनस E1 होगी। मोर ओवर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टोरियल एडिशन नहीं करना है तुम्हें, तुम स्केलर में डायरेक्टली E2 माइनस E1 लिख सकते हो। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ, कॉमन हो जाएगा। अब E2 माइनस E1 जब करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। इधर भी आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर बड़ा होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर छोटा होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा KQ। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पे ऊपर जाकर के इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2xl। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो गया और माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 2xl प्लस 2xl विल बिकम 4xl। तो अभी यहां पे लिख लेते हैं भाई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंडोन पोजीशन पर वो हो जाएगी KQ इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड। वैसे आपको ये भी याद रखना चाहिए, बट दिस इज नॉट द मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम देखो एंडोन पोजीशन पर, और ये तो मैग्नीट्यूड था, अगर डायरेक्शन लिखोगे तो तुम्हें फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता था। यहां पे जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आप देखें E2 बड़ा है E1 से, तो इधर ही इसी डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में L वेक्टर भी है, पर उसके साथ साथ P वेक्टर भी है। P वेक्टर ऑल्सो पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 4 में से 2 निकाल लेंगे, Q और L, ये अपना P था, तो 2QL अलग कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2KP वेक्टर इंटू एक्स। ध्यान से देख लो, 4 में से 2 निकाला, 2 बच गया, K था ही, और 2QL P वेक्टर बन गया। P बना, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो P वेक्टर अपॉन मॉड P हो जाएगा, वो मॉड P कट जाएगा और ये P वेक्टर बच जाएगा, और x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा ऐसा फॉर्म है
जो कि कभी कभी काम आएगा। कब काम आएगा? व्हेन ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो यही फॉर्म लगेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें x जो है कुछ होता है 5 सेंटीमीटर, l होता है 3 सेंटीमीटर, तब तो 5 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर नहीं है। लेकिन मोस्टली डाइपोल हम लोग तब स्टडी करते हैं जब ये दोनों चार्जेस का सेपरेशन बहुत कम होता है और हम लोग बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो x इज सपोज 4 मीटर्स एंड l इज 3 सेंटीमीटर्स, तो 4 मीटर का स्क्वायर या 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 3 के स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो x स्क्वायर्ड माइनस l स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर्ड, l स्क्वायर्ड उसमें से इग्नोर कर दिया, ये बन गया x की पावर 4। यहां पे x की पावर 4 डालो तो एक जो है x स्क्वायर कट जाएगा, x की पावर 4 एक x से कट जाएगा, क्या बचेगा? द यूजुअल फॉर्मूला that you will be expected to find in your board examinations and the school examinations, which is 2k p vector upon x cube। इसका भी हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, but that will come towards the end of the lecture। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है for electric field at the end on position of an electric dipole। ये end on position का फॉर्मूला है। ये लेफ्टवर्ड्स राइटवर्ड्स लिखना ना भूलना, यहां पे अपने आप को एक्सप्लेन कर लो, आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप क्लियर होगा, नोट डाउन कर लो तो फिर अगला देखें। तो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास है ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन के दूसरे नाम क्या थे, याद कर लो। क्या क्या थे भाई? ब्रॉड ऑन था, नॉर्मल था, इक्वेटोरियल था, परपेंडिकुलर एक्सिस पोजीशन था। ऑल दीज डिनोट द सेम थिंग। व्हाट डू दे डिनोट? दे डिनोट कि एक तुम्हारे पास यहां पे डाइपोल है, ये सपोज माइनस क्यू है, ये सपोज प्लस क्यू है, इक्वल डिस्टेंस है ना, प्लस क्यू है, और यहां कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दिस इज अ डिस्टेंस y, ये जो है ये y डिस्टेंस है अबव द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहां पे कैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक की वजह से किसी डायरेक्शन में आएगी, दूसरे की वजह से किसी और डायरेक्शन में आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल माइनस क्यू की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में आएगी। माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इटसेल्फ, और प्लस क्यू की वजह से निशाना सही नहीं लगाया मैंने, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से इससे रेडियली अवे आएगी। तो या तो इसमें बैठ करके तुम वेक्टोरियल एडिशन करो, यहां पे ये एंगल वगैरह निकालो, पर ये एंगल निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आपको याद हो, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया है कि ये एंगल निकालना थोड़ा सा कठिन है। इसका आधा निकालना ज्यादा आसान है, और आधा निकालो या इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, और सारे स्कूल्स में, सारे एग्जामिनेशंस में यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डू दिस। डू व्हाट? आप यहां पे एक लाइन बनाओ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऐसे। अब ये जो लाइन बनी, यहां पे कुछ चीजें नोटिस करो कि ये जो एक लाइन है, ये इन दो पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है, सही है? ये एक सिंगल लाइन है विच इज ट्रांसवर्स टू दिस एंड दिस। तो जो एंगल यहां होगा, लेट अस से थीटा, वही एंगल यहां होगा थीटा, और ये एंगल बराबर होने वाले हैं, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई ये और ये मतलब ये इक्वल है, एल एल मान लेते हैं, ये कॉमन है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो बाय एस ए एस तुम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब यू कैन सी ये एंगल बराबर है। और फिर ये लाइन और ये लाइन में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, दिस थीटा एंड दिस थीटा।
In any case, I hope you can very clearly see, even intuitively, कि यहां पे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका जब तुम कंपोनेंट निकालोगे और इसका जब तुम कंपोनेंट निकालोगे तो सेम कंपोनेंट निकालना होगा। अच्छा, ऊपर से एक और चीज देखो कि अगर इसे मैं बोलूं लेट अस से नेगेटिव वाले चार्ज को मैंने बोला Q1 और पॉजिटिव वाले चार्ज को मैंने बोला Q2, और मैंने यहां पे E1 निकाला, तो E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा K Q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस गोइंग टू बी? दिस इज L, दिस इज Y, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर या Y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन यहां डिनोट कर दिया, लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? K Q अपॉन Y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एज इजी एज दैट। सिमिलरली जब तुम E2 निकालोगे ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी L होगा, तो फिर से E2 तुम्हारा हो जाएगा K Q अपॉन अंडर रूट Y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज द सेम। तो व्हाट डू वी कंक्लूड? We conclude that the magnitude of both E1 and E2 is equal, क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते थे। आई होप एकदम क्लियर है। अब क्या करना है कि ये तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? अगर ये तुम्हारा E2 है तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, सबको याद है ये वाला कंपोनेंट cos थीटा, और ये तुम्हारा हो जाएगा E2 sin थीटा। सही है, ये E2 sin थीटा हो गया, ये E2 cos थीटा हो गया। अभी इधर ये तुम्हारा E1 था, ये कंपोनेंट तुम्हारा हो जाएगा इधर यहां पे E1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा, मुझे पता है बहुत गंदगी हो चुकी है लेकिन याद यारो यहां पे, ठीक है, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस दे कैंसिल आउट। ये तुम्हें यहां पे लिखना होगा, इसके मार्क्स होते हैं क्या कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल आउट सिंस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बचा क्या? बचा केवल तुम्हारे पास E नेट में क्या, काले से ही लिखते हैं, E नेट हो जाएगा तुम्हारा 2E cos थीटा। E क्या है? चाहे E1 बोलो चाहे E2 बोलो, दोनों बराबर ही हैं। कितना हो जाएगा? 2 इंटू E क्या था? K Q अपॉन Y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा क्या होगा? थीटा तो तुमने अज्यूम करा था, यहां पे cos थीटा आ रहा है, यहां पे cos थीटा आ रहा है, cos थीटा को क्या एज इट इज लिख दे, लेकिन बात ये थीटा और ये थीटा बराबर है, और यहां पे तुम cos थीटा निकाल सकते हो। ये cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, L अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा को तुम लिख सकते हो L अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक बार ये लिख दिया, तो अब ध्यान से देखो 2QL फिर से आ रहा है, 2 आ रहा है, Q आ रहा है, L आ रहा है, ये क्या होता है? P होता है, तो ये हो जाएगा K P अपॉन वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, यहां पे 1 है और यहां पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को लिख सकते हो पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। ये तुम्हारा E ऑन दी ब्रॉड ऑन पोजिशन या नॉर्मल पोजिशन, अलग अलग नाम से मैं लिखता रहूंगा ताकि आपको याद रहे, ये हो जाता है। ठीक, ये उसका मैग्नीट्यूड है। जब y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तब क्या होगा? तब y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में L स्क्वायर इग्नोर कर दोगे, y स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो क्या होगा? y क्यूब हो जाएगा। तो E ऑन दी ब्रॉड ऑन पोजिशन सेम है, मैं बार बार जानबूझ के अलग नाम लिख रहा हूं, नॉर्मल भी लिख सकता हूं, इज गोइंग टू बी K P
अच्छा यहाँ पे वेक्टर अभी नहीं लगा सकते हैं, अपॉन वाई क्यूब। अब बात करते हैं वेक्टर की, कि अगर तुम्हें वेक्टर बनाना है इसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन कैसे डिनोट करोगे? तो डायरेक्शन डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है, मैग्नीट्यूड तो पता है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर आ रहा है इसका, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एल वेक्टर। एल वेक्टर यूज टू पॉइंट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इधर एल वेक्टर था, डी वेक्टर ऐसे है, एल वेक्टर ऐसे है, और साथ ही साथ पी वेक्टर भी इधर ही है, और पी आ भी रहा है फॉर्मूले में। तो आप क्या कर सकते हो, फिर से आप जो है के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा आपने मैग्नीट्यूड के लिए, और यूनिट वेक्टर आपने लिख दिया ऑपोजिट ऑफ पी वेक्टर, तो माइनस पी वेक्टर अपॉन मॉड माइनस पी वेक्टर विल सिंपली बी पी ओनली। ये पी और पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इसकी जगह हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन वाई स्क्वायर्ड प्लस एल स्क्वायर्ड रेज टू द पावर 3/2। और फिर यहां पे आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, आप बोल सकते हो इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन द नॉर्मल पोजीशन, एक ही बात है नॉर्मल और ब्रॉडॉन, माइनस के पी वेक्टर अपॉन वाई क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला that your examination authority will be looking for. This is the formula that you should also remember. ठीक है, नोट डाउन कर लो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आने के ज्यादा चांसेस होते हैं than the end on position। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जनरल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तीसरा जो है अपना जनरल पोजीशन है, और ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है किसी भी, तो अगर तुम्हें केवल बोर्ड वाला देखना है तो इस टाइम पे जाकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पे फिर से बोर्ड वाला टॉपिक वापस आ रहा है। फिलहाल जनरल पोजीशन आप जो है क्या कर सकते हैं, जनरल पोजीशन पर अगर निकाला जाए तो दिस विल ओनली वर्क इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जैसे हमने एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन में दोनों केसेस निकाले हैं, जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल एंड व्हेन x इज कंपेरेबल टू एल। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप दोनों चीजें कर सकते हैं, यहां पे केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, केवल तभी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। यहां पे ये माइनस क्यू, और इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे ये प्लस क्यू, और इससे कहीं बहुत दूर, क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, r है, इससे भी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एल, और एंगल थीटा है। तो एट अ डिस्टेंस r मेकिंग एन एंगल थीटा, आपके पास एक जो है पॉइंट है, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जिसमें आप ये देख ही चुके हैं। नोटिस आई होप कुछ बच्चों ने किया हो कि यहां पे एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दैट वाज पॉइंटिंग अलोंग पी वेक्टर, और ब्रॉड ऑन पोजीशन तक आते आते इट वाज पॉइंटिंग अगेंस्ट पी वेक्टर। और फिर से जब यहां तक पहुंचोगे ना, अगर ऐसे मैं एक लाइन में ट्रेवल करूं, यहां पे जब पहुंचोगे फिर से इट विल बी पॉइंटिंग अलोंग पी वेक्टर, तो यहां पे कहीं बीच में होगी ऑब्वियसली, तो बीच में होगी तो वो अजीब सा एक डायरेक्शन होगा ऐसा कुछ, तो वो कैसे निकाला जाए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रिक ये है कि क्योंकि हमने इसे एक वेक्टर मान लिया है डाइपोल को, तो पहले तो ये वेक्टर बनाओ, ये माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह मैं यहाँ पे एक सिंपली एक पी वेक्टर बना दूंगा। पी वेक्टर बना दिया भाई। अब ये जो पी वेक्टर है किधर पॉइंट कर रहा है, ये इधर एरो है, आई होप आपको दिख रहा है। ये जो पी वेक्टर है, इस पी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट निकालूंगा। एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस लाइन,
तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसा, ठीक है भाई, ये लाइन को कंटिन्यू करा और एक कंपोनेंट जो है तुम्हारा ये आ गया। ये जो कंपोनेंट है इसे मैं P अलोंग बोल सकता हूं, या फिर आप इसे P एंड ऑन बोल सकते हैं, जो कि डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारा अननोन पॉइंट है, ये जो हमारा जनरल पॉइंट है, उसके लिए ये जो डाइपोल है दैट इज द एंड ऑन पोजीशन। और फिर इस P वेक्टर को आप एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं इस P वेक्टर का, द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस R। तो पहले एक लाइन बनाइए विच इज परपेंडिकुलर टू R, ये लग रही है परपेंडिकुलर, और फिर इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए इधर। इसको आप P परपेंडिकुलर या P ब्रॉड ऑन भी बोल सकते हैं। इसे मैं सिंपली कभी कभी P1 भी लिख देता हूं, P1 है ये, और यहां पे मैं इसे सिर्फ P2 लिख दे रहा हूं। ये है P2 या P परपेंडिकुलर या फिर P नॉर्मल, ऐसा कुछ। अब जो डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे ये पॉइंट है, तो वो डाइपोल क्या करेगा, वो डाइपोल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसको मैं बोल दे रहा हूं E1। और जिस डाइपोल के, क्योंकि अच्छा इसका डायरेक्शन यही है ना, वो तो अपने डायरेक्शन में देगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन इधर है जिसके लिए एंड ऑन पोजीशन है। एंड ऑन पोजीशन हम एनालाइज कर चुके हैं। जिस डाइपोल के लिए ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है, वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 की, वो इधर पॉइंट करेगी। अब E1 इधर पॉइंट कर गया, E2 इधर पॉइंट कर गया, तो क्या हो जाएगा, E1 इधर, E2 इधर, फिर उसका हम लोग बाद में वेक्टोरियल एडिशन कर देंगे। फिलहाल E1 और E2 निकालते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 आपका हो जाएगा के पी, क्या होता था एंड ऑन में 2kp, सॉरी 2kp का ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, अच्छा ये तो निकाला नहीं मैंने, ये हो जाएगा P cos थीटा, P वेक्टर का cos कंपोनेंट। तो 2kp cos थीटा अपॉन R क्यूब। भाई एंड ऑन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या होती थी, वो होती थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। अब यहां पे P की जगह P cos थीटा जाना है, क्योंकि P1 क्या है, P cos थीटा है, और x की जगह ये जो x डिस्टेंस था वो r हो चुका है, तो 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। जहां तक E2 की बात है, तो पहले तो P2 निकाल लो, P2 हो जाएगा तुम्हारा P sin थीटा। तो E2 हो जाएगा तुम्हारा, ब्रॉडॉन में क्या होता था, ब्रॉडॉन में तुम्हारा होता था माइनस kp वेक्टर या kp अपॉन वाई क्यूब। अगर वेक्टर बनाना है तो यहां माइनस होता है, यहां पे प्लस होता है, लेकिन वेक्टर बनाना नहीं है हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो E2 हो जाएगा तुम्हारा k p sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब तुम E नेट निकाल सकते हो। E नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टोरियल एडिशन कर दो, कुछ ऐसा, ठीक है। तो E नेट क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर्ड प्लस E2 स्क्वायर्ड प्लस 2E1 E2। जब करोगे तो cos 90 आएगा, cos 90 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा, जिसमें E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर जब तुम करोगे तो KP और R क्यूब कॉमन आता है, तो उन दोनों को बाहर ले लो, KP बाय R क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अभी 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस विल बी kp बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तुम्हारा जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कई किताबें तुम्हें ये बोलेंगी
कि ये फॉर्मूला याद कर लो, एंडोन ब्रॉडॉन ना याद करो, ये फॉर्मूला याद कर लो और फिर एंडोन पे अगर निकालना है तो ये थीटा 0 कर दो उठा करके। थीटा जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा, cos 0 डिग्री इज 1, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, आ गया 2kp/r³। और अगर ब्रॉडॉन पे निकालना है तो थीटा 90 डिग्री कर दो, थीटा 90 डिग्री कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 होगा तो विच इज 1 ओनली, तो kp/r³। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी निकालना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाए भाई, ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये वही होगा जो इधर होगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा हो गया। अब ये जो एंगल है ये निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा विद द एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल डाइपोल। ओरिजिनल डाइपोल क्या था, पी वेक्टर इधर, उसके साथ क्या डायरेक्शन पे है ये, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स E2/E1। ये दिख रहा है, ये ऑब्वियस है भाई, ये एक दूसरे में 90 डिग्री थे, ये E2 है ये E1 है, तो tan इनवर्स E2/E1 निकाल दो। tan इनवर्स E2/E1 में वैल्यू डालो, जिसमें kp/r³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा sin थीटा, इधर बचेगा 2 cos थीटा, तो tan इनवर्स sin थीटा by 2 cos थीटा is going to give you what, tan inverse tan theta by 2, tan theta by 2, ये अल्फा हो जाएगा। तो फाइनली एंगल मेड बाय ई वेक्टर विथ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ये आपका नेट एंगल हो जाएगा। तो ये फाइनली ये दोनों तुम्हारे रिजल्ट हो गए, ये मैग्नीट्यूड kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये एंगल थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, एक और छोटी सी चीज देख लो जो कि है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन -q एंड +q। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बीच में कहीं। फिर से ये पार्ट जो है बोर्ड के कोर्स में नहीं है एज सच, क्योंकि कभी ये जो है एज अ डाइपोल कभी यूज नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि डाइपोल बाय डेफिनेशन उसमें ये डिस्टेंसेस बहुत कम होनी चाहिए, तो बीच में कभी जाती नहीं है चीज, या इनसिग्निफिकेंट होती है जो बीच में जाती भी है। हम लोग दूर जो है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, पर ये जो है हमारे काम आएगा जब हम लोग ग्राफ वगैरह बनाएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका। तो यहां पे कहीं अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको फिर से मैंने बोल दिया Q1 और इसको बोल दिया Q2, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगी। दिस विल बी E1 एंड दिस विल बी E2, बोथ डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अगेंस्ट P वेक्टर। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये x मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए था, एक मिनट यहां कहीं लेते हैं, तो फिर से E1 होगा इधर ही और E2 होगा इधर, बस अगर x पॉजिटिव है तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1, फर्क क्या पड़ता है, दोनों ऐड होने। ठीक है, तो E1 हो जाएगा KQ/x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और E2 हो जाएगा तुम्हारा KQ/x माइनस L का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। सेम डायरेक्शन क्या है इनका, लेफ्टवर्ड्स है फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो E नेट हो जाएगा तुम्हारा E1 प्लस E2 विच विल बी व्हाट, दिस विल सिंपली बी KQ1/x प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम फिर से x² माइनस L² का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो है इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2xl और -2xl कैंसिल आउट होगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 2 × x² प्लस L² अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे x को वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ना ले लेना आप, ऑब्वियसली अगर इसके बीच में हो तो हमेशा x इज लेस देन एल। इट इज इडियोसिटी टू एक्चुअली कंसिडर x टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। ये चीज है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग माइनस एल वेक्टर। तो माइनस एल कैप आप इनफैक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, p वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, p यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना, माइनस एल वेक्टर कई बार माइनस आई कैप भी लिख देते हैं। क्यों p यूज नहीं हो रहा है? क्योंकि p बाय डेफिनेशन अगेन क्या है, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं बोर्ड वाले हिस्से पे, और वो है वेलकम बैक भी कर लेते हैं उन लोगों को जो कि अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वापस से। तो वो है आपका एक तो ग्राफ बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल वर्सेस आर का अगर तुम ग्राफ बनाओ तो क्या होगा। स्टार्टिंग का तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। अगेन इट जो हमने फॉर्मूला निकाला है दैट इज ओनली ट्रू फॉर व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो सपोज एल बहुत ही छोटा है, वो अपने एक्सिस पे यहाँ कहीं आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं यूजुअली लोग, पर कुछ लोग ये डिनोट करने के लिए कि हम लोग स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर मोस्टली सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर क्यूब का ये ग्राफ हो जाता है। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज कि तुमसे पूछेगा, बाकायदा बात करेगा तुमसे, बोलेगा कि यार जो चार्ज है उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, then why is electric field due to a dipole in all possible cases always inversely proportional to r cube? ये ज्यादा तेजी से क्यों घट रहा है? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर तुम चार्ज से डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस डबल करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर। पर अगर डाइपोल से तुम डिस्टेंस डबल करते हो तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है वो 1/8 हो जाता है। इट डिक्रीजेज मोर रैपिडली। इस एग्जाम्पल के बाद आप ये बोल सकते हैं कि इट डिक्रीजेज मोर रैपिडली, और कई बार तुमसे यही डायरेक्टली पूछ लेगा, ये 1/r क्यूब 1/r स्क्वायर की भी बात नहीं करेगा, यही बोल देगा व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिक्रीज मोर रैपिडली देन दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब जब इसकी भी बात नहीं करी तो तुम और कंफ्यूज कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है कि डिक्रीज मोर रैपिडली, कहाँ फॉर्मूला है डिक्रीज का? तो ये है कि 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसका कारण क्या बताओगे? इसका कारण तुम बताओगे, या पहले तो खुद ही सोचो क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्यों ये हो रहा है कि भाई दिस इज डिक्रीजिंग मच मोर रैपिडली देन दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे -q और +q ऐसे है। जब यहां पे हो तुम, थोड़ा सा और पास कर देते हैं ऐसे ताकि ये लगे कि ये डिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट है इसके लिए। यहां पे हो तुम, ये एक्स है तुम्हारा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका लगभग 1/8 है यहां पे, ये 2x हो गया, ये भी x, ये भी x। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द फार्दर अवे यू गेट फ्रॉम द डाइपोल, दिस -q and +q चार्जेस सीम टू कोएलेस इनटू वन। बहुत दूर जाओगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये पास आएगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने लग जाएगा। खुद ही सोचो, ये -q चार्ज क्या दे रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, +q चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, विच इज स्लाइटली ग्रेटर। जितना तुम दूर जाओगे ये L जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इसका डिस्टेंस का और इसका डिस्टेंस का, वो इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा। तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करने लग जाएंगे। बस इसी चीज को तुम्हें शब्दों में लिख देना है, क्या
कि द फार्दर अवे वी गेट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट कैंसिलिंग ईच अदर आउट ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन. Therefore, the electric field due to a dipole decreases more rapidly than that of a point charge. पॉज कर लो, फिर से एक बार सुन लो इसे और लिख लो. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय an electric dipole in a uniform electric field. अच्छा भाई, तो इन सब के लिए कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं ये पढ़ने के लिए. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही कॉमनली डिराइव करने को आता है. तो क्या हो रहा है इसमें, आई होप आपको याद है हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस. ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. और जिनको नहीं याद है, आगे हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तब जो है रिप्रेजेंट कर लेना ऐसे. और आई होप आपको याद है कि एक चार्ज पर क्या फोर्स लगता था व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एक चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब उस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, बट इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. बट फिर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्सेस इक्वल हो गए. और सेम डायरेक्शन में भी है, तो इधर का डायरेक्शन और इधर का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया. तो ये हो गए दो फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट. तो जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते थे तो आप क्या कह सकते थे कि हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है. और अगर डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है तो एक चीज डेवलप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कपल. कपल हो, आई होप आपको याद है 11th से. कपल क्या होता था, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो कपल होता था. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस acting along different lines of action of force. ठीक है, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल. अब ये कपल जो है टॉर्क कितना डेवलप करता था ये आपने पढ़ रखा है. टॉर्क ड्यू टू कपल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. माने कि अगर एक बॉडी है जिसपे ऐसे फोर्स लग रहा है और ऐसे फोर्स लग रहा है, these are equal and opposite forces, तो आप क्या करोगे, ये जो बॉडी है अगर ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस से ना मल्टीप्लाई करने लग जाना भैया. बात समझ रहे हैं. हो सकता है बॉडी कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो, एक पे ऐसे फोर्स लग रहा है एक पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कई लोग जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं. वो नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको जो है ढूंढना है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो इसे एक्सटेंड कर दो और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो. तो ये डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहां पे क्या करना है, ये डाइपोल अगर आपका रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मतलब लेफ्ट राइट नहीं जाएगा.
सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंडेड अपॉन द नेट फोर्स, पर रोटेट करेगा ये। तो ये जो रोटेट करेगा, रोटेट किधर करेगा, कितना टॉर्क आएगा, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, आप ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करो और फिर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टॉर्क मिलेगा। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। अब बात ये है कि ये P वेक्टर है, P वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम -q टू +q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर के बीच में एंगल ले लिया तुमने थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन भी है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, ये 2l है। दिस इज एट द सेम टाइम 2l। तो 2l का साइन थीटा हो जाएगा ये डिस्टेंस। ये सबको दिख रहा है? एक बार फिर से बोलो तो बना दूं मैं, अब बोल तो सकते नहीं हो तुम लोग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्सेस QE एंड -QE। मतलब बोल सकते हो, पर जब तक बताओगे तब तक लेट हो चुका होगा। ये 2l है, ये थीटा है, तो ये 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो 2l साइन थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो टॉर्क ड्यू टू दिस कपल हो जाएगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आइदर फोर्स हो गया तुम्हारा कितना, Q इंटू E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया कितना, 2l साइन थीटा। जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखें तो 2QL आ रहा है, 2 है, Q है, L है, जो कि क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखो एक चीज, टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड है PE साइन थीटा, और टॉर्क खुद में एक वेक्टर होता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, और यहां पे साइन थीटा लग रहा है। तो ये जो साइन थीटा है, ये कब लगता था भाई, वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट होते थे, एक डॉट प्रोडक्ट होता था, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो जब मैग्नीट्यूड निकालते थे डॉट प्रोडक्ट का तो ये भी कॉस थीटा आता था, और जब मैग्नीट्यूड निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट का तो ये भी साइन थीटा आता था। तो ये जरूर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। एक और इसका इंडिकेशन है ये कि डॉट प्रोडक्ट का जो भी, डॉट प्रोडक्ट जब करते थे दो वेक्टर्स का तो एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, और क्रॉस प्रोडक्ट जब करते थे तो वेक्टर आती थी। इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर आ रहा है, तो टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क जरूर क्रॉस प्रोडक्ट है P और E का। तो अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट है P और E का, तो टॉर्क वेक्टर जब तुम लिखोगे तो दो चीजें लिख सकते हो, एक E क्रॉस P भी लिख सकते हो और एक P क्रॉस E भी लिख सकते हो, और ये दोनों अलग अलग हैं। डॉट प्रोडक्ट वॉज कॉम्यूटेटिव, A डॉट B और B डॉट A दोनों सेम होते हैं, पर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, ये अलग है, ये अलग है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे अब फाइनली कि किस डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है। तो इधर इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, अलग अलग केसेस बना लेते हैं। इनफैक्ट यहां पे ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये तुम्हारा डाइपोल है, -Q इधर +Q इधर। इस पे फोर्स किधर आ रहा है, राइटवर्ड्स, इस पे फोर्स लेफ्टवर्ड्स। तो टॉर्क किधर आ रहा है, टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोल दो या इनवर्ड्स बोल दो, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, या फिर नेगेटिव बोल दो, ठीक है। इनटू का डायरेक्शन को साइन अगर देना है, ऐसे भी बोल सकते हो। ये अगर केस देखो, अच्छा ये केस में क्या हो रहा है, -Q इधर है, +Q इधर है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर का इधर ही रहेगा। वो छोड़ो, इसका फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर आएगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं बनाया, गधा हूं मैं। और -Q पे जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, फिर से इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर एक रोटेशन आएगी, रोटेशन इधर आ रही है देखो। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर गया है तो रोटेशन इधर आ रही है,
अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया है तो रोटेशन इधर आ रही है। तो यहां पे दो आपके इन्फरेंसेस आएंगे, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एक कि ये नहीं होगा, ये वाला होगा। कैसे कह सकता हूं मैं? P क्रॉस E करके देखो, P क्रॉस E, P इधर E इधर, तो P क्रॉस E इधर आएगा। या फिर मैंने आशीर्वाद रूल अगर आपको पढ़ाया होगा तो P इधर, आशीर्वाद रूल क्या कहता है? A क्रॉस B में A इधर लगा दो, B इधर लगा दो, जिधर आशीर्वाद, आशीर्वाद इधर से तो नहीं देते हो, जीते रहो बेटा, ऐसे देते हो, जीते रहो बेटा अगर देते हो। तो P इधर E इधर, आशीर्वाद किधर? अंदर की तरफ। तो P क्रॉस E अंदर है, अंदर मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो ऐसे नहीं कर सकते हो कि P इधर और E इधर, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये यूं करना पड़ जाएगा, P इधर और E इधर, तो आशीर्वाद बाहर की तरफ। या फिर आप ये बोल सकते हो P इधर और E इधर, तो स्क्रू रूल अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ आ रहा है, तो P क्रॉस E सही डायरेक्शन दे रहा है। वहीं अगर E क्रॉस P कर दोगे तो पहले E लेना पड़ेगा और बाद में P लोगे तो E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज देगा इस केस में, और ये केस में क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एक इन्फरेंस फाइनली बाय डायरेक्शनल एनालिसिस हमारा ये निकला। और इतने डिटेल में तुम्हें बुक्स में नहीं दिया होगा और ना ही पूछा जाएगा कि ये करके दिखाओ कि E क्रॉस P नहीं हो सकता है। आप बस ये बोल सकते हो मैंने डायरेक्शनल एनालिसिस कर दिया या मेरे टीचर ने मेरे लिए कर लिया और मैं मान गया कि हाँ टॉर्क P क्रॉस E है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चीज ये देखने के लिए, ये याद रखने के लिए कि किधर टॉर्क आएगा, यू हैव टू रियलाइज दैट अ डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल always tends to align itself along the electric field. ये कहां लिख दें? ये यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। An electric dipole always tends to align itself. Align का मतलब समझते हैं? अपने आप को उसी दिशा में रखना चाहता है, along the direction of electric field। माने कि अगर तुम अब देखो केवल डाइपोल मोमेंट वेक्टर को, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और डाइपोल मोमेंट इधर था, P वेक्टर इधर था, तो P वेक्टर को E वेक्टर के अलॉन्ग जाने के लिए क्या करना होगा? यहां ये वाला डायग्राम मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P वेक्टर इधर है, तो किधर जाना होगा? P वेक्टर को इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्या होगा? अवे जाएगा E वेक्टर से, तो क्लॉकवाइज जाएगा। अच्छा, ये वाले केस में क्या हो रहा है? ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ चला गया है, तो अभी टॉर्क किधर लगेगा? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा फॉर इलेक्ट्रिक, फॉर डाइपोल मोमेंट टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी थोड़ा सा एनालिसिस बचा है डाइपोल का। तो एक दो और चीजें हैं जो कि मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड दैट इज कि अगर तुम टॉर्क वेक्टर को P क्रॉस E नहीं लिखना चाहते हो और आगे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको जो है इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो टॉर्क यूजुअली लिखा जाएगा PE sin थीटा। लेकिन ये जब लिखोगे तो थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी। यहां पे ध्यान से देख लो कि अगर ठीक से पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है तुम्हें, वैसे तो किसी को पता नहीं होता, बस ऐसे ही उठा करके इंटीग्रेट करने लग जाते हैं जो किताब में दिया होता है। वैसे बहुत कम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, तो हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कौन से टॉर्क की बात हो रही है, और ये अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन इसका फिर कैसे डिफाइन करा जाए। तो यहां पे ध्यान से देख लो कि अगर तुम्हारा डाइपोल इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो टॉर्क उसका किधर होने वाला है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ है,
इस डायरेक्शन में, थीटा तुम्हारा इधर है, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टॉर्क तुम्हारा इधर आ रहा है। टॉर्क तुम्हारा इनफैक्ट हमेशा थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगर तुम्हारा डाइपोल ऐसे ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इधर है, थीटा तुम्हारा जब नेगेटिव है तो टॉर्क देखो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और थीटा तुम्हारा जब पॉजिटिव है तो टॉर्क तुम्हारा नेगेटिव होगा। तो इनफैक्ट टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैग्नीट्यूड विथ ऐसे साइन लिखना है तो माइनस पीई साइन थीटा लिखना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ एक प्लेन में बात कर रहे हो तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस पीई साइन थीटा होता है। जबकि अगर तुम्हें इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी है तो थोड़ा सा ये याद करो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए यू वर्कड अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर जैसे ये मार्कर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी है तो दिस इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स, तो आई पुश इट अपवर्ड्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी आप जो है फोर्स लगाते हैं तब ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। फिर से हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते वक्त, ठीक है। अभी मैं टॉर्क वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगा। पर इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो माइनस पीई साइन थीटा होगा, और एक्सटर्नल जो टॉर्क आ रहा है, अगर तुम बात करो कि मैं एज एन एक्सटर्नल एजेंट इसको घुमा रहा हूं तो टॉर्क जो आ रहा है वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर थीटा इधर है तो तुम्हें इधर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पीई साइन थीटा। तो कोई वहां पे जल्दी डिस्कस नहीं करता पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते वक्त, लेकिन वहां पे आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब निकालते हो तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हो। अच्छा, फिर से ये जो कंफ्यूजन है दैट ऑल्सो लीड्स इटसेल्फ टू, जब हम लोग बात करते हैं टॉर्क वर्सेस थीटा के ग्राफ की, तो अगर टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ में बनाऊं तो भाई क्या होना है, टॉर्क इज आइदर माइनस पी साइन थीटा और पी साइन थीटा, तो कौन सा वाला बनाया जाए, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। लेकिन जो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का तुम्हें टॉर्क बनाना है तो माइनस साइन थीटा वाला ग्राफ इज व्हाट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तुम्हें कई बार प्लस पी साइन थीटा वाला मिल जाएगा क्योंकि पीपल आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस, बट एक्चुअली करेक्ट ये है माइनस पी साइन थीटा। फिर से जब इक्विलिब्रियम पोजीशन वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, या चलो अभी कर लेते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको याद हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ पे कहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, तो वैली में होती है, ठीक है, और हिल टॉप पे होती है। और जब फोर्स वर्सेस एक्स या टॉर्क वर्सेस एक्स या टॉर्क वर्सेस थीटा की अगर बात करें तो भी दो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहां जहां वो क्रॉस करता है थीटा को। भाई इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो हो जाए। अब नेट टॉर्क जीरो होने का क्या मतलब है, नेट टॉर्क जीरो हो रहा है तो टॉर्क वर्सेस थीटा में वो इधर क्रॉस करेगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह टॉर्क क्या है, जीरो है। यहां पे टॉर्क कितना है, जो भी वाई एक्सेस के लॉन्ग जो भी इसका कंपोनेंट आएगा, पर इन सब पे टॉर्क जीरो है। जिसमें कि यहां पे अगर आप देखो, जब भी टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। ये सब चीजें तुम रिलेट कर सकते हो क्लास 11 से। जैसे कि अगर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं मैं, तो स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में ऐसा होता था, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। तभी तो स्प्रिंग फोर्स के लिए, एक स्प्रिंग के लिए जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, उसका इक्विलिब्रियम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था क्योंकि उसका जो स्लोप था वो नेगेटिव था, इट वॉज पासिंग थ्रू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। वैसे ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कितने डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये तो बात हो गई इस प्रूफ की कि माइनस पी साइन थीटा ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास तो ये दो तीन पोजीशंस इंपॉर्टेंट हैं। क्या कि अगर डाइपोल ऐसे है, पी वेक्टर इज पॉइंटिंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, तो थीटा जो है तुम्हारा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो ये एक इक्विलिब्रियम होगा। और कैसा इक्विलिब्रियम होगा? दिस विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या होता है हमारा, कि अगर इसे डिस्टर्ब करेंगे तो वापस ये यहीं आएगा, क्योंकि भाई क्या होता है, पी वेक्टर ऑलवेज वांट्स टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग ई वेक्टर। तो इसको अगर इधर करा तो टॉर्क इधर लगने लग गया, इसको अगर इधर करा तो टॉर्क इधर लगने लग गया, तो वापस हमेशा जो है इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन। अच्छा 90 डिग्री पे क्या होगा? 90 डिग्री पे इनफैक्ट 90 डिग्री और -90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होता है। यहां पे जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। 90 डिग्री पे जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है भाई, यहाँ पे पीई लग रहा है, यहाँ पे क्यूई लग रहा है, यहाँ पे भी क्यूई लग रहा है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, टॉर्क मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, दिस इज इक्वल टू P इंटू ई। साइन 90 डिग्री इज 1। ठीक है, अभी यहां पे अगर देखो तुम, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोजीशन। यहां पे अगर तुम देखो तो थीटा जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो यहां पे अगर तुम साइन 180 देखो तो साइन 180 0 होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्लस क्यू यहां आ चुका है, माइनस क्यू यहां आ चुका है, तो पी वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। ये बात समझ रहे हैं? फिर से बना रहा हूं मैं, यहां पे ब्लैक से बनाते हैं भाई। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या टॉर्क आएगा? टॉर्क भी नहीं आएगा। पर अगर इसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तुमने तो क्या होगा? थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब कर दिया तो ये ऊपर, ये नीचे, ये आपका जो है तुरंत यहां से भागने लग जाएगा, ये इधर से भागने लग जाएगा। जैसे कि एक हिल टॉप पे होता है, हिल टॉप पे एक बॉल रेस्ट पे तो होती है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है इस पे। यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं है, यहां पे जो है mg का एक कंपोनेंट इस पे लग रहा होता है, mg sin थीटा। वैसे यहां पे भी नेट फोर्स 0 है, मगर यहां से अगर तुम डिस्टर्ब करोगे, अगर लेफ्ट राइट तुमने डिस्टर्ब किया तो इधर जो है रोल करके वापस यहीं रुक जाएगी। पर यहां से अगर तुमने डिस्टर्ब कर दिया तो इट विल रोल अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस वन ओवर हियर इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे भी टॉर्क लेकिन 0 होता है, क्योंकि है तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है मतलब कि नेट टॉर्क 0 है। लेकिन अगर तुमने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो इट विल नॉट मेंटेन इट्स पोजीशन, इट विल नॉट कम बैक टू दिस पोजीशन, इट विल रन अवे। यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे अगर तुमने इसे डिस्टर्ब किया, इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन। और यहां पे 90 डिग्री पे कभी कभी पूछ लेता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है यहां पे, और यहां पे मिनिमम, यहां पे मिनिमम। जब मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसी वजह से मैंने -PE नहीं डाल रखा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल देयर इज टू लर्न अबाउट डाइपोल अप टिल नाउ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी हैं, कई चीजें बची हैं, लेकिन अभी तक का ये कंप्लीट एनालिसिस है तुम्हारा। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई हूं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।